प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था भाग प्रथम पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत के इतिहास का है। वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था पर चर्चा करने से पूर्व हम ये देखें, ये जानें कि वैदिक साहित्य क्या है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य वैदिक साहित्य में वर्णित सभ्यता से है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य 4 वेदों से है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है तथा प्रत्येक संहिता में संबंध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ हैं। ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों में वर्णित जो संस्कृति और सभ्यता है, उसके माध्यम से ही हम वैदिक संस्कृति या सभ्यता को जानते हैं। वैदिक संस्कृति, जिसको वेदों से जाना जाता है, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आज हम वैदिक साहित्य में परिलक्षित राजव्यवस्था भाग फर्स्ट में देखेंगे कि ऋग्वेद में वर्णित जो जानकारी हमें मिली है उस समय की, उसी के आधार पर हम इस काल की राजव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे राजनीतिक इकाइयाँ, जिसमें जन और पंचजन, राजा की स्थिति, राजकीय पदाधिकारी, जिसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, और साथ ही सभा और संपत्ति तथा न्याय व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि उस समय किस प्रकार की राजव्यवस्था थी। राजनीतिक इकाइयाँ। ऋग्वैदिक आर्य अनेक जन अर्थात कबीलों में संगठित थे। एक जन में एक वंश परिवार के सभी व्यक्ति होते थे, जिन्हें हम सनाभि अर्थात समान नाभि वाले माना गया है या माना जाता था। एक जन के व्यक्ति दूसरे जन के व्यक्तियों से अन्य नाभि कहते थे। ऋग्वैदिक युग में ये जन ही राज्य की इकाइयां थी। पंचजन। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में पंचजना अर्थात 5 जन का उल्लेख किया गया। ये पंचजन प्रमुख रूप से ये थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रोहा। इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अन्य जो जन थे, जिनमें हम भरत, संजय, कृवि आदि कुछ अन्य छोटे जनों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। राजा की स्थिति।
ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन अर्थात राजा शब्द का प्रयोग किया गया, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन राजतंत्र बहुत सतही और सीमित प्रकार का जान पड़ता है, जो अपनी उदयमान अवस्था में था। जनों के मध्य पारस्परिक युद्धों की स्थिति में जन विशेष के नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जिसे राजन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ऋग्वेद में राजा को जन का रक्षक अर्थात गोपाजनस्य कहा गया है। राष्ट्र या जन की अर्थात प्रजन विष द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद की दान स्तुतियों में राजाओं की वंशावलियों के भी उल्लेख मिलते हैं, जिससे यह जान पड़ता है कि धीरे धीरे राजा का पद पैतृक और आनुवंशिक होता गया। लेकिन राजा निर्वाचित हो या आनुवंशिक, उसे देवी अधिकार प्राप्त नहीं था तथा उसके स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश होने की संभावनाओं को विष अर्थात प्रजा के अधिकारों से बहुत भी सीमित कर दिया था। ऋग्वैदिक कालीन राजतंत्र का आधार बहुत कुछ जनतंत्रात्मक भी था। राजकीय पदाधिकारी, जिसमें हम पुरोहित का पद सर्वोपरि महत्व का और अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था, और ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर आसीन थे। पुरोहित राजा के लिए एक धार्मिक प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो शांति और युद्ध दोनों ही अवस्थाओं में राजा का पथ प्रदर्शक था। सेनानी, जो सेनापति या सेना के अध्यक्ष की भांति कार्य करता था। ग्रामणी, जो कि ग्राम प्रशासन में आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कार्यों का प्रमुख था। सभा और समिति। समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें विश्व या जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। इसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति में लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था, इसलिए समिति में सहभाव एवं सामंजस्य की कामना की गई है। सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी निभाते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक सभ्य विप्र का उल्लेख है। एक अन्य स्थल पर सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वायुवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक संस्था थी। सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना एवं न्याय वितरण में उसको सहायता करना था। सभा और समिति, इन दोनों जनप्रतिनिधि सभाओं का राजा पर नियंत्रण था, जो उसे निरंकुश होने से रोकते थे। न्याय व्यवस्था। वैदिक कालीन स्रोतों से यदि देखें तो ये जानकारी मिलती है कि न्याय का कोई स्पष्ट उल्लेख या स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित और सभासदों अर्थात सभा संस्था के सदस्य की सहायता से न्याय करता था। अपराधों में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था। यद्यपि चोर अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि भी चुरा ले जाते थे। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, धूर्त कीड़ा में बेईमानी आदि के उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं।
मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः इस समय प्रचलित नहीं थी। अधिकांश अपराधों में शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता था। एक प्रसंग में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख है। अपराधियों की जल और अग्नि परीक्षा के भी एकाधिक संकेत मिलते हैं। अनुमान है कि कारागृह भी रहे होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में एक स्थल पर देवताओं तथा मनुष्यों के बंदी गृह का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग में अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी संकेत है। कर्ज न चुके पाए जाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ समय के लिए कर्जदाता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों को रंगे हाथों उसी समय पकड़ने वाले उग्र, संभवतः पुलिस जैसे किसी अधिकारी का भी उल्लेख है। पारस्परिक विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थल पर ऋग्वेद में मध्यस्थ का भी संकेत मिलता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में परिलक्षित राज्य व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है।